हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में और हमने जाना था कि डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है मेजर डिफेंस मैकेनिज्म और एक होता है माइनर डिफेंस मैकेनिज्म। मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में यानी कि लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं काफी डिटेल से, और हमने लगभग 7-8 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े थे जो कि मेजर डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर डिफेंस मैकेनिज्म आखिर कौन से होते हैं। तो माइनर डिफेंस मैकेनिज्म वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो मेजर मैकेनिज्म या मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ एक एज ए टूल काम करते हैं। मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में ये एज ए टूल काम करते हैं, और क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट को खुद से खत्म करने की एबिलिटी नहीं रखते, इसीलिए ये मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में एक हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में काम करते हैं। यानी कि खुद की इनकी कोई इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं होती जिससे कि वे डायरेक्ट किसी कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। ये क्या करते हैं, ये मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ यूज होते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं। तो क्या हो गया, ये माइनर डिफेंस मैकेनिज्म वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो मेजर मैकेनिज्म के द्वारा एक टूल के रूप में यूज किए जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट को खुद से खत्म करने की एबिलिटी नहीं रखते बल्कि मेजर मैकेनिज्म के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी माइनर डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, और हमने जान लिया है कि माइनर डिफेंस मैकेनिज्म आखिर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे माइनर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं जो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1। नंबर 1 डाल लीजिए हेडिंग आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और इसे हिंदी में कहा जाता है तदात्मीकरण। क्या कहा जाता है हिंदी में? तदात्मीकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है कि कोई भी एक पर्सन जो उसकी खुद की आइडेंटिटी है उसको छोड़कर जो उसे अच्छा लगता है, किसी की पर्सनैलिटी की, किसी के बिहेवियर को, किसी की रिस्पॉन्सेज को, और जो कुछ भी उसकी आउटर पर्सनैलिटी होती है जो उसे अच्छी लगती है, जो उसे इफेक्ट करती है, उसको क्या करता है, उसे अपना लेता है, अपने बिहेवियर में ढाल लेता है। और मोस्टली ये किन में देखा जाता है? मोस्टली ये देखा जाता है एडोलसेंस एज में। ऐसे टाइम पे क्या देखा जाता है कि एडोलसेंस एज क्या करती है, सिनेमा में जाते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो उन मूवीज से जो उनको अच्छा लगता है, लाइक हीरो, एक हीरो होता है, एक एक्टर होता है, जो उनको अच्छा लगता है वह क्या करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसे हीरो ने ड्रेस पहन रखी है, जैसा हीरो रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसा बिहेवियर कर रहा है, वो वैसा ही अपने अंदर बिहेवियर को ढाल लेते हैं और अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, अपने आप को वही हीरो समझने लग जाते हैं। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, व्यक्ति अपने बिहेवियर, अपने रिस्पॉन्सेज, क्रियाओं या अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार बनाने का प्रयास करता है या फिर बना लेता है। यानी कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर किसी और की पर्सनैलिटी को अपनाने की कोशिश की है या अपना लिया है। तो अकॉर्डिंग टू J.F. ब्राउन के बारे में इसके देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है डेफिनेशन से। J.F. ब्राउन ने कहा है, आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू द मैकेनिज्म through which a person attempts to mold his own self after of someone else or believe himself to have some other personality। तो इनके कहने का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक व्यक्ति, जिसमें एक पर्सन किसी अदर पर्सन की पर्सनैलिटी को अपना लेता है या अपनाने की कोशिश करता है, और जैसा वो पर्सन बिहेव करता है वैसे ही वह बिहेव करने लग जाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एडोलसेंस एज में हम क्या करते हैं कि हम जो हीरो में अच्छा लगता है उसके जैसे ही कटिंग करवा लेते हैं, उसके जैसे ही हम ड्रेस पहननी शुरू कर देते हैं, और उसके जैसे ही हम बात करनी शुरू कर देते हैं, और खुद को हम वही हीरो समझने लग जाते हैं जो कि हमने
सिनेमा में देखा था, जो कि हमने मूवीज में देखा है। एडोलसेंस में ऐसा बहुत सा देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उसी हीरो के अकॉर्डिंग, उसी हीरो के जैसी कटिंग करवा रखी है, जैसा उसने स्टाइल बना रखा है, सेम वैसा स्टाइल कॉपी करते हैं। अब आप कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया और ब्राउन ने जैसा डेफिनेशन में बताया, कि वैसा ही आपने अनुकरण में भी देखा है कि आप किसी बिहेवियर को फॉलो करने लग जाते हो। लेकिन अनुकरण में और तदात्मीकरण में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करते हो, दूसरे के बिहेवियर, जो आपको अच्छा लगा उसके बिहेवियर को एज इट इज अपने अंदर ले आते हो और मानने लग जाते हो कि वो सामने वाला पर्सन आप खुद हो। और अनुकरण में यानी कि फॉलो में क्या होता है कि आप उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके स्टाइल्स को फॉलो करोगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि आप वो पर्सन नहीं हो, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। लेकिन तदात्मीकरण में क्या होगा कि आप खुद समझने लग जाते हो कि मैं ही वो पर्सन हूं और उसके जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन में यानी कि तदात्मीकरण में और अनुकरण में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? सेकंड यहां पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन, और इसे हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपण। अब प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति, एक पर्सन अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के जो दोष हैं उनको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर थोप देता है। यानी कि खुद की जो कमी हो, खुद में जो भी कमी होती है, जो भी इसमें दोष होता है, वो क्या करता है कि अपने दोषों को, अपने कमियों को सामने वाले पे थोप देता है और खुद क्या फील करता है, खुद एकदम से रिलैक्स फील करता है। तो इसे कहते हैं प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे, और एक डेफिनेशन भी लिख के चलेंगे हम, ताकि हमें अच्छे से याद रहे और आने वाले एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम अच्छे से बता सके कि ये डेफिनेशन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म की है। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि एक पर्सन अपनी दोषों, कमियों को दूसरों पर आरोपित करके, दूसरों पर थोप के कैसा फील करता है, सेटिस्फाई, संतोष का अनुभव करता है। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। इसी को हम देखेंगे एक डेफिनेशन के थ्रू। तो देखते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू J.C. कोलमैन 1981। तो ये क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन इज डिफेंसिव रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ विच others are seen as responsible for one's shortcoming, mistakes and misdeeds. B. Others are seen as responsible for one's acceptable impulses, thoughts and desire. तो देखिए इनके डेफिनेशन से भी वही बात निकल के आ रही है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। इसने दो तरह से बताया है कि प्रोजेक्शन एक ऐसा डिफेंस यानी कि सुरक्षा का एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम क्या करते हैं कि अपनी कमियों को, अपने जो अंदर कमियां हैं उनको, और अपने कामों को, जो हमने गलती किए हैं उनको, और जो हमारी अच्छे काम नहीं है, मिसडीड यानी कि अपने पाप को क्या करते हैं, दूसरे के मत्थे जड़ देते हैं, दूसरे पे थोप देते हैं और कुछ खुद कैसा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरे में भी इन्होंने यही कहा है बी पार्ट में कि यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो इम्पल्सिस हैं, जो हमारे डिजायर है, हमारे थॉट्स हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, उनके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है दूसरे। यानी कि हम अपनी सारी चीजों को थोप देते हैं दूसरों के ऊपर, खुद बन जाते हैं एक अच्छे इंसान कि हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ जो किया है वो दूसरे ने किया है और मैं तो एक अच्छा इंसान हूं। जैसा कि एक टेनिस खिलाड़ी ने खेलते टाइम पे जब वो हार गया तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि ये गेंद ही अच्छी नहीं थी इसीलिए मैं हार गया। तो यहाँ पे क्या किया उसने, अपनी कमियों को किस पे थोप दिया, गेंद के ऊपर थोप दिया कि गेंद अच्छी नहीं थी इसलिए मैं अच्छे से नहीं खेल पाया। दूसरा हम लेके चले कि फेल होने वाला विद्यार्थी क्या करता है, ये कहता है कि जो चेकिंग वाला था इंसान जिसने चेक किए पेपर वही खराब था, उसका ही मूड खराब रहा होगा इसलिए उसने मेरे को फेल कर दिया। तो यानी कि अपनी कमियों को नहीं देख रहे, अपनी कमियों को क्या करते हैं, अपनी कमियों को हम थोप देते हैं सामने वाले इंसान पर और खुद कैसे बन जाते हैं, खुद साफ बन जाते हैं, खुद अच्छे बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपने दोषों को, अपनी कमियों को दूसरों पर थोप देना और खुद रिलैक्स फील करना, क्या होता है, प्रोजेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 3। थर्ड है यहाँ पर इंट्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतःक्षेपण। अब ये क्या होता है, इसमें होता है एक पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे पर्सन के किसी भी चीज को अपना एक बिहेवियर का पार्ट मानने लगता है, चाहे बिहेवियर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो,
वह उसे अपनी पर्सनैलिटी का, अपने बिहेवियर का एक पार्ट मानने लग जाता है, तो उसे कहते हैं इंट्रोजेक्शन। तो इसको अगर हम देखें तो इसका एक एग्जाम्पल लेके चले, ये कुछ कुछ कैसा है, ये कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन के जैसा है, लेकिन दोनों में फर्क है। इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम उसे अपने बिहेवियर का पार्ट मानने लगते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम खुद उसके जैसा बनना चाहते हैं और उसके जैसा हम समझने लग जाते हैं कि हम ही वो पर्सन है। यानी कि आपने किसी चीज को, आपको अच्छी लगी है, कोई ऑब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है, तो आप उसको अपने पर्सनैलिटी का, अपने बिहेवियर का ही एक पार्ट समझने लग जाते हो, तो उसे कहते हैं इंट्रोजेक्शन। अब आप कहेंगे कि इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन एक जैसे हुए? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी है कि हम किसी दूसरे को अपने बिहेवियर का एक पार्ट समझने लग जाते हैं, दूसरों के जैसे अपने आप को देखने लग जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप किसी पर्सन के जैसे बनना चाहते हो, उसके सारी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी में ढाल लेते हो और उसे समझते हो कि आप सामने वाले पर्सन की कॉपी करते करते आप समझने लग जाते हो कि आप ही वो पर्सन हो, यानी कि टोटली उसके बिहेवियर को अपना लेते हो, तो ये कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आप विश्वास कर रहे हो कि आप वही सामने वाले पर्सन बन गए हो। लेकिन इंट्रोजेक्शन में क्या होता है? इंट्रोजेक्शन में होता है कि आप उस पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट मानने लग जाते हो, अपने बिहेवियर का एक पार्ट समझने लग जाते हो, तो इसे कहते हैं इंट्रोजेक्शन। तो चलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इंट्रोजेक्शन क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या पदार्थ को अपना अंग या पार्ट समझने लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सामने वाले व्यक्ति को आप क्या समझेंगे, उसके बिहेवियर को। अगर आपको उसका बिहेवियर अच्छा लगा है तो आप उसके बिहेवियर को अपने बिहेवियर का एक हिस्सा समझने लग जाते हो। और अगर इन शॉर्ट में आपको किसी एग्जाम में लिखा दिख जाए कि फ्लाई टू इटसेल्फ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो आंसर होगा इंट्रोजेक्शन, यानी कि अंतःक्षेपण। अब ब्राउन के द्वारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्राउन क्या कहते हैं। इंट्रोजेक्शन इज लाइक आइडेंटिफिकेशन except that in identification the individual wants to like the object, while in introjection इसमें क्या होता है, he consider the object a part of himself। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या फर्क है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दोनों में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है कि दोनों में ही हम दूसरे के बिहेवियर को लाइक करते हैं, दूसरे के पर्सन को हम पसंद करते हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप यूं का यूं उसके पर्सन के जैसा बन जाते हो। आप क्या करना चाहते हो, आप उस पर्सन के जैसे बनना चाहते हो। लेकिन इंट्रोजेक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप उसे ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को अपना खुद का आप एक हिस्सा मानने लग जाते हो, एक पार्ट समझने लग जाते हो, तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोजेक्शन। तो जहां भी आपको डेफिनेशन दिखे कि एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट को आप अपना हिस्सा समझने लग जाते हो, अपना पार्ट समझने लग जाते हो, तो वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में आ गया, तो वो हो गया इंट्रोजेक्शन, यानी कि अंतःक्षेपण। तो ये हमारा हो गया थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन। अब हम देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा माइनर डिफेंस मैकेनिज्म आएगा। तो यहाँ पर 4 है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। अब विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम अपने थॉट्स जो होते हैं, या फिर किसी भी वस्तु, किसी भी थॉट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उनको हम किसी दूसरे थॉट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि एक चीज से हमें जो फीलिंग है उसको हम दूसरी चीज पे फीलिंग ले आते हैं, यानी कि एक तरह से ट्रांसफर करना अपनी फीलिंग्स का एक चीज से दूसरी चीज पर। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें किसी पर्सन के थॉट्स या वस्तु से रिलेटेड जो भी संवेग होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, वो किसी और वस्तु या विचार पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के द्वारा समझे तो अकॉर्डिंग टू कोलमैन, इन डिस्प्लेसमेंट देयर इज शिफ्ट ऑफ इमोशंस और सिंबॉलिक मीनिंग फ्रॉम ए पर्सन और ऑब्जेक्ट टूवर्ड विच इट वॉज ओरिजिनली डायरेक्टेड टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारा जो एक्चुअल जो फीलिंग्स होती हैं, वो एक ओरिजिनल चीज से हटकर दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाती हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि देखिए जैसे आपने मूवीज वगैरह में या फिर अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो कि ऑफिस में आपके बॉस ने आपके ऊपर गुस्सा किया है, लेकिन आप पलट कर अपने बॉस के ऊपर कोई गुस्सा नहीं कर सकते, उसे जवाब नहीं दे सकते, तो आप क्या करते हैं, वहां पर शांत रहते हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं तो वही गुस्सा आप
अपनी वाइफ पे उतार देते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर पर उतार देते हैं वही गुस्सा। अब लाइफ पार्टनर आपको नहीं कुछ कह रहा तो वो क्या करता है, अपना गुस्सा किस पे उतार देता है, अपना गुस्सा फिर बच्चों पे उतार देते हैं। और बच्चे या बड़ों को कुछ नहीं कह सकते जवाब देकर, तो बच्चे अपने खिलौनों पर वो गुस्सा उतार देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा गुस्सा था, एंगर था, बॉस का गुस्सा किस पे उतरा, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय का गुस्सा किस पे उतरा, अपनी वाइफ पे। और वाइफ का गुस्सा किस पे उतरा, बच्चों पे। और बच्चे का गुस्सा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया लास्ट में, खिलौनों के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे इमोशन एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पहले गुस्सा एंगर किस पे गया, किस में ट्रांसफर हुआ, एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय का गुस्सा किस में ट्रांसफर हुआ, वाइफ में। और वाइफ का गुस्सा किस में ट्रांसफर हुआ है, बच्चों में। और बच्चों का गुस्सा ट्रांसफर हो गया खिलौनों में। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक चीज से इमोशन दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा 4। यहां पर नंबर 5 है कंपनसेशन या ओवर कंपनसेशन, और इसे हिंदी में कह देंगे क्षतिपूर्ति या अति क्षतिपूर्ति। अब इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। कंपनसेशन होता है कि आपकी किसी एक चीज में अगर कमी है या उसकी वजह से आप हीन भावना महसूस करते हैं, तो उस हीन भावना से बचने के लिए आप अन्य फील्ड में अपने आप को अच्छा बना लेते हैं। यानी कि उससे ओवरकम कर लेते हैं। एक चीज अगर कम है तो दूसरी चीज को आप बढ़ा लेते हैं, ताकि आपकी जो कमी है उसको आप कंपनसेशन कर सको, उसको उसकी क्षतिपूर्ति आप कर सको। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक अंधा लड़का या फिर एक अंधा बच्चा है, वह देख नहीं पाता और उसकी वजह से उसके कई बार उसको हीन भावना महसूस होती है कि मैं तो बेकार हूं, ये है वो है, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं और दूसरों के जैसे वो नॉर्मल काम नहीं कर पाता। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी हीन भावना से बचने के लिए वह पढ़ाई में इस कदर पढ़ाई करता है कि वह काफी अच्छे मार्क्स लेके आता है, काफी अच्छी पोजीशन लेके आता है। तो उसने अपनी कमी को कंपनसेशन किया, अपनी कमी को हटाते हुए, निग्लेक्ट करते हुए उसने क्या किया, अपनी दूसरी यानी कि जो इंटेलिजेंस थी उसको यूज किया और अच्छे मार्क्स लेके आया और लाइफ में कुछ बन के दिखाया। तो ये हो जाता है कंपनसेशन। इसका एक और एग्जाम्पल समझे हम तो, कि जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बन पाता लेकिन वो खेलकूद में अच्छे होते हैं, तो वो अपनी खेलकूद वाले पार्ट को छोड़कर, वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने खेलकूद वाले पार्ट में अच्छे बन जाते, एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। तो वो हो जाता है कि कंपनसेशन, यानी कि उनकी वो चीज जो कमी थी उनके अंदर थोड़ी बहुत, तो वो ढक जाती है और उनकी जो अच्छी चीज है उसको ज्यादा बढ़ा लेते हैं। यानी कि एक कमी आपके अंदर और एक आपके अंदर स्ट्रेंथ, तो अपनी स्ट्रेंथ को आप इतना बढ़ा लेते हैं, इस लेवल तक बढ़ा लेते हैं कि जो आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ढके जाते हैं, यानी कि उनको आप ओवरकम कर जाते हो, उसको फिर देख नहीं पाते, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अब इस लेवल तक जा चुकी है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि आपके अंदर वो कमी है या नहीं। तो ये होता है कंपनसेशन। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और क्या होता है इसमें। तो देखिए कंपनसेशन क्या हो गया, अपनी हीनता या इनएडुकेसी की भावना से सुरक्षात्मक प्रयास, यानी कि भावना से बचने के लिए हम जो एफर्ट करते हैं उसे कहते हैं कंपनसेशन। अब कोलमैन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। कंपनसेशन रिएक्शन आर डिफेंसेस अगेंस्ट फीलिंग ऑफ inferiority and inadequacy growing out of real or imagined personal defects of weakness as well as out of our inevitable failure and setbacks। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर वीकनेस है उससे बचने के लिए, उसको कम करने के लिए या फिर उसको नजरअंदाज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, जो अच्छी चीज है, उसको हम डेवलप कर लेते हैं ताकि हमारी वीकनेस किसी को दिखाई ना दे, ताकि वो वीकनेस हमारी ग्रोथ में आड़े ना आए और सभी हमारे क्या देखें, हमारे प्लस पॉइंट को देखें। तो ये होता है गाइज कंपनसेशन या ओवर कंपनसेशन, यानी कि एक चीज की कमी की वजह से हम दूसरी चीज को बढ़ा लेते हैं, जो कि अच्छी चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है, उसको हम बढ़ा लेते हैं और हमारी नेगेटिव पॉइंट पे फिर कोई देखता नहीं है, कोई उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि नजरअंदाज हो जाता है हमारा नेगेटिव पॉइंट, कोई उसको देखता नहीं है। सभी फिर क्या देखते हैं कि हमारा प्लस पॉइंट देखते हैं, सभी फिर कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा आदमी है। तो ये हो जाता है हमारा कंपनसेशन या ओवर कंपनसेशन। यहाँ पर 6 डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा डिनाइल ऑफ रियलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक अस्वीकरण। अब ये क्या होता है, इसमें गाइस होता है कि आप जो रियलिटी है आपकी, जो अपनी लाइफ चल रही है, उसमें कुछ ऐसी चीज आ जाती है, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जो आपको पसंद नहीं होता या फिर आप हैंडल नहीं करना जाता आपसे, यानी कि एक कष्टदायी, एक असहनीय टाइम आ जाता है। तो आप उस टाइम में क्या करते हैं, आप उसे
उससे दूर होना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, तो आप अपनी उस रियल सिचुएशन को नेग्लेक्ट करते हुए, अस्वीकार करते हुए अपनी एक अलग दुनिया में चले जाते हो। उसको आप स्वीकार नहीं करते कि नहीं ये वो नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे और डेफिनेशन से देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि डिनायल ऑफ रियलिटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिनायल ऑफ रियलिटी यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति अवांछनीय या फिर जो उसको पसंद नहीं आती उससे क्या करता है, जो रियलिटी उसे पसंद नहीं आई उसको क्या करता है, उसकी उपेक्षा करके या फिर उसको पहचानने से ही मना कर देता है, अस्वीकार कर लेता है और उसे टाल देता है ये कहकर कि मैं नहीं मानता ऐसा हो रहा है। ऐसे बातों से कहकर खुद को भी संतुष्टि महसूस करवाता है और ऐसे नेग्लेक्ट कर देता है, डिनाइल कर देता है अपनी रियलिटी का। इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो कोलमैन क्या कहते हैं, इन विच एन अटेम्प्ट इज मेड टू स्क्रीन आउट डिसएग्रीएबल रियलिटीज बाय इग्नोरिंग और रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। तो इसमें क्या हो गया कि जो चीज हमें पसंद नहीं आई है, जो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं वो सिचुएशन हमें अच्छी नहीं लगी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसके लिए डिसएग्री करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपने भी सुना ही होगा कि एक कबूतर और बिल्ली वाला एग्जाम्पल। तो कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह मान लेता है कि आंखें बंद करने से उसे बिल्ली से छुटकारा मिल गया, यानी कि बिल्ली अब उसे नहीं देख पाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है, उसी ने आंखें बंद की है, बिल्ली ने नहीं की। तो इसमें क्या दिखा गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और डिनाइल ऑफ रियलिटी के अकॉर्डिंग कि कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने मान लिया कि अब बिल्ली उसके सामने नहीं है, बिल्ली तो हट गई, दुश्मन से छुटकारा मिल गया उसे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि बिल्ली ने आंखें बंद नहीं करी है, कबूतर ने ही आंखें बंद की है। अब तो बिल्ली उस पर झपट्टा आसानी से मार सकती है। तो डिनाइल ऑफ रियलिटी का क्या हो गया कि हमारे जो रियल सिचुएशन हमारे सामने है उसको मानने से हम इनकार कर देते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और क्या करते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये सब हो रहा है। तो ये हो गया डिनाइल ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पर देखिए नंबर 7 और लास्ट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है फंटेसी एंड डे ड्रीमिंग। इसे फंटेसी भी कह सकते हैं और डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं कल्पना तरंग या दिव्य सपन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि जो हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ समय के लिए या फिर उनसे हटने के एक तरह से रियलिटी से दूर चले जाते हैं और फंटेसी यानी कि अपने एक कल्पना में चले जाते हैं कि अब बहुत अच्छा हो रहा है और वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक तरह से ये भी अपनी रियलिटी से दूर ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है उसे हम छोड़कर अपने ही इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि वह प्रॉब्लम है ही नहीं। और इमेजिनेशन कैसी होती है, जहां पर आप खुद ही हीरो होते हो और खुद ही विलन होते हो, यानी कि सब कुछ आपके द्वारा ही होता है, सबका आपके कंट्रोल में होता है। और मोस्टली देखा गया है कि अपनी कल्पना तरंग में या अपने द्वैय सपन में आप कैसे सपने देखते हो, रोमांटिक जैसे सपने ही देखते हो, ऐसे मोस्टली देखा गया है। और आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही हीरो हूं, मैं सब कुछ ये कर रहा हूं, किसी को मार रहा हूं या फिर किसी के जो आपको पसंद नहीं है, जिसने आपको तंग कर रखा है, उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, उसका मैंने खत्म कर दिया है। मतलब एक तरह से आप क्या चले जाते हो वो परियों वाले देश में। अब वो परियां किसने देखी है, ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, लेकिन आप फिर भी इमेजिनेशन में लगे रहते हो, परियों के गांव में हूँ, परियों के साथ नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इस तरह से आप दिन में डे ड्रीमिंग आप शुरू कर देते हो। अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की बजाय आप अपनी ही इमेजिनेशन में खोए रहते हो, तो उसे कहते हैं फैंटेसी या डे ड्रीमिंग। अब कोलमैन की डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं इसको क्या कहते हैं। कोलमैन कहते हैं फैंटेसी बाय मीन of this mechanism frustration is overcome by the imagination achievement of goals and meeting of needs। तो देखिए कि आप इस तरह से फैंटेसी, इस तरह से इमेजिनेशन करते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम होने के लिए आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन में खो जाते हो और जहां पे आप उस इमेजिनेशन में आप क्या करते हो, अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लेते हो, अपनी जो गोल होते हैं उनको पा लेते हो और आपकी जो भी नीड होती है आप उनको पा लेते हो, उनको पूरा कर लेते हो। तो ये होता है फैंटेसी, यानी कि आपकी वैसी इमेजिनेशन जिसमें आप अकेले हीरो हो और कोई भी यहाँ पर आपकी ही चलती है, सारी आपकी मर्जी से पत्ते हिलते, आपकी मर्जी से ही सारे काम होते हैं। तो ऐसी इमेजिनेशन में चले जाते हो जहां सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, तो उसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। लेकिन इसका एक नुकसान क्या हो गया, इसका एक
नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया कि आप अपनी रियलिटी से चले जाते हो, अलग ही दुनिया में चले जाते हो। वो दुनिया जो ना किसी को दिखती है, बस आप ही उसके हीरो हो, आपको ही दिखती है, आप पूरा दिन उसमें लगे रहते हो। और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि फिर वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर जो रियल लाइफ होती है वो उनको अलग लगती, वो उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो अपनी इमेजिनेशन वाली लाइफ में ही रहना चाहते हैं। घंटों से शुरू होकर फिर वो पूरे पूरे दिन ऐसे इमेजिनेशन में पड़े रहते हैं और अपना दिन लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं फंटेसी। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म एक लिमिट तक अच्छे होते हैं, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद में डिफेंस मैकेनिज्म आपके एडजस्टमेंट को, आपके मेंटल बैलेंस को हिला देते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हद से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के बाद में डिफेंस मैकेनिज्म आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे हमने पहले बात करी थी कि डिफेंस मैकेनिज्म से हम अपनी रियलिटी से दूर चले जाते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हैं जहां पर सिर्फ हमारी ही चलती है, जहां पर हमें रियल प्रॉब्लम से छुटकारा कुछ टाइम के लिए तो मिल जाता है, लेकिन हमें पता है कि रियल प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके वो प्रॉब्लम तो वैसे ही बनी हुई है, उसका सोल्यूशन तो निकला ही नहीं, बस खुद को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था डिफेंस मैकेनिज्म में कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तो प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी कमियां, और इंट्रोजेक्शन में अपनी कमियां हम दूसरों पे थोप देते हैं, उसके ऐसे इलॉजिकल बिहेवियर करते हैं, इलॉजिकल हम रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं, उनकी वजह से हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, मुझ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें मानने लग जाए, ये आपका बिलीफ बन जाए, ये डिफेंस मैकेनिज्म आपका ज्यादा यूज करें आप, तो क्या होगा, आप इंटरव्यू आगे क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इन डिफेंस मैकेनिज्म को एक टाइम पे यूज करके, मान लिया आप इंटरव्यू दे के आए, आपने इस बारे में ये चीजें बहाने बना के छोड़ दिया, लेकिन अगली बार अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही अपना बिलीफ बना लिया कि ये तो भ्रष्ट हैं, ये तो अच्छे नहीं है, इंटरव्यू जो ले रहे हैं ये तो अच्छे इंसान नहीं, इनके क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं थे, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चनिंग ऐसे ऐसे तर्क देते हो, इनको अपना बिलीफ बना लेते हो, तो फिर आपका इंटरव्यू क्रैक होना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि डिफेंस मैकेनिज्म को एक हद तक यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने के बाद में जब ये आपकी आदत बन जाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके मेंटल बैलेंस के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये था हमारा जो टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म का। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा था माइनर डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हमने पहले जाना कि माइनर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। ये एज ए टूल काम करते हैं मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि इनकी खुद की अपनी एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाए, खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर पाए। तो इसमें हम कौन कौन से पढ़े? इसमें लास्ट में हमने पढ़ा फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, और इससे पहले हमने पढ़ा था डिनायल ऑफ रियलिटी, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, और हमने प्रोजेक्शन भी पढ़ा, हमने इसके साथ में पढ़ा था एक इंट्रोजेक्शन। और ये सब हमने पॉइंट आज पढ़े थे डिफेंस मैकेनिज्म के, जो किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं माइनर डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर आप मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने मेजर डिफेंस मैकेनिज्म को काफी डिटेल से करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप सारी डिफेंस मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, अलग से शुरू से देखना चाहते हैं, तो आपको सिगमंड फ्रॉइड वाली प्लेलिस्ट में सारे डिफेंस मैकेनिज्म एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।